डी एंड एफ ब्लॉक। देखो डी एंड एफ ब्लॉक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ा क्या था हम लोगों ने कि जो डी ब्लॉक है वो हमारा क्या है, मिडिल पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल है ना, एक मिडिल सेक्शन है पीरियोडिक टेबल का, और यहां पर इसका एफ ब्लॉक है। तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल को सही तरीके से एक बार देख लूं है ना, सही तरीके से एक बार देख लूं तो मुझे लगभग 50% चीजें डी ब्लॉक की क्लियर हो जाएंगी, लगभग 50% चीजें, क्योंकि हम लोग ने पीरियोडिक टेबल 11th क्लास में पढ़ ली है ना। तो उसके हिसाब से जैसे एटॉमिक साइज का एक जनरल ऑर्डर हमको पता चल जाएगा है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक जनरल ऑर्डर हमको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये समझो कि डी ब्लॉक हमारा कौन सा सेक्शन है, मिडिल सेक्शन है, ये हमारा क्या कहलाता है, डी ब्लॉक। क्लियर बात? अब यहां पर जैसे मैं बात करूं, ये हमारी 2-3 पीरियड पहले ही निपट जाती है। डी ब्लॉक बाद में आता है, डी ब्लॉक से आने से पहले 3 पीरियड पहले ही खत्म हो चुका है, पहले है ना, निपट चुका है ये। क्लियर हो गई बात कि नहीं? पहला पीरियड, दूसरा और तीसरा, चौथे पीरियड से स्टार्टिंग होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, चौथे पीरियड से स्टार्टिंग होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। क्लियर हो गई बात कि नहीं? बोलो इतनी बात क्लियर है ना? इसमें हमारे डी ब्लॉक में हमारे कितने ग्रुप होते हैं? 2 ग्रुप इसमें है बेसिकली, एस में, ठीक है, और पी में हमारे कितने ग्रुप है? 6 ग्रुप है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 ग्रुप ही हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं? समझते हैं ना यहां पर? ठीक, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 ग्रुप ये है डी ब्लॉक में, मिडिल सेक्शन में, ठीक है। और एफ ब्लॉक में हमारे कितने एलिमेंट्स होते हैं? 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ये हमारा मिडिल सेक्शन जो है वो डी ब्लॉक है, और ये नीचे वाला कौन सा है? एफ ब्लॉक। इसको हमको कवर करना है इस चैप्टर में। क्लियर है बात? यहां पर ये सेक्शन हमारा क्या कहलाता है? एस ब्लॉक। क्या कहलाता है? एस ब्लॉक। और ये वाला सेक्शन क्या कहलाता है? पी ब्लॉक। इतनी बात क्लियर है? अब देखो एक जनरली देख लो, मेटल्स जो है हमारे, मेटल्स एलिमेंट्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। तो मेटल्स जो जनरली है वो एस ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में है और एफ ब्लॉक में है, ठीक है, एस डी एंड एफ। पी ब्लॉक में मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड लास्ट में नोबल गैसेस। मतलब पी ब्लॉक में ही सारा सब कुछ हमारे वेरिएशन मिलते हैं एलिमेंट्स के, बाकी इन सभी में हमारे क्या है? मेटल्स, टोटल मेटल्स, ए टू जेड मेटल्स, ए टू जेड मेटल्स। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है? एस ब्लॉक में हमारे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, द मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा। तो पिन पॉइंट आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव है कौन सी? एस ब्लॉक में। क्लियर बात? फिर यहां पर रिएक्टिविटी कम हो रही है, इतनी बात क्लियर? डी ब्लॉक में हमारे इससे कम रिएक्टिव है एस ब्लॉक से, ठीक है, मेटेलिक नेचर एस ब्लॉक से कम है, मेटेलिक नेचर भी एस ब्लॉक से कम है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का, मेटल्स का। क्लियर है बात? और यहां तो कम ही हो जाता है फिर मेटेलिक नेचर। इतनी बात क्लियर है? समझे बात? फोन साइलेंट में कर देना साथ। इतनी बात क्लियर है? अब देखो यहां पर इसमें डी ब्लॉक में हमारी सीरीज कितनी है, ध्यान से समझते हैं ना। यहां पर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी आपको दोबारा में। 3D 4D 5D और 6D, ये 4 सीरीज हमको पढ़नी है, 3D 4D 5D एंड 6D सीरीज। यहां पर हमारी 2 सीरीज होती हैं, 4F सीरीज एंड 5F सीरीज, 4F सीरीज एंड 5F सीरीज। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां पर? यहां पर 3D 4D 5D और 6D, 6D को हम पढ़ेंगे नहीं, मतलब जनरली जान लेंगे, इससे क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ आते नहीं है हमारे। क्लियर? सबसे पहली बात, ये जो 4F सीरीज है यहां पर आती है, ये यहां से शुरू होते हैं एलिमेंट्स। यहां पर लैंथेनम नाम का एक एलिमेंट है 3D 4D 5D सीरीज का पहला एलिमेंट, 5D सीरीज का पहला एलिमेंट दैट इज लैंथेनम। उसके बाद ही हमारे 4F के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। क्लियर बात? सीडियम से स्टार्टिंग होती है, सीने पर नदियां, है ना। क्लियर है बात? यहां पर फिर 5F के एलिमेंट्स हमारे यहां होते हैं, और 5F जो एक्टिनोइड्स के एलिमेंट्स हैं
वो हमारे कैसे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये मैं बता चुका हूं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्लियर है बात? यहां पर ये इनकम्प्लीट पीरियड भी कहलाता है, इसीलिए हम इसको जनरली पढ़ते नहीं। इतनी बात क्लियर है? हमारे कोई काम के नहीं है। जो एलिमेंट्स स्टेबल ही ना हो उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने का कोई मतलब नहीं। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक, इतनी बात क्लियर है? अब हम 3D के जरा सम करते हैं। 3D के जरा एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ये हमारे एलिमेंट्स हैं किसके? 3D के। मतलब ये हमारे क्या है? स्कैंडियम टू जिंक। किसमें है ये? 3D में। इतनी बात क्लियर है? 3D में कहां से है? स्कैंडियम से जिंक। इतनी बात क्लियर? फिर हमारे यूटेरियम से, ये हमारी 3D सीरीज हो गई है। 4D सीरीज में हमारे कौन से हैं? यूटेरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूदियम, रोडियम, पैरेडियम और सिल्वर कैडमियम। सिल्वर कैडमियम। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर? ये हमारे जो 4D के एलिमेंट्स हैं ये हमारे यूटेरियम टू कैडमियम तक होते हैं। क्लियर? इतनी बात? कोई दिक्कत यहां पर? फिर हम 5D सीरीज थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ठीक है? ये दो सीरीज आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले एलिमेंट्स और ये 5D सीरीज के जो एलिमेंट हैं लैंथनम से स्टार्टिंग होती है, लैंथनम, हॉफनियम। लास्ट के जो 3 एलिमेंट्स हैं मुझे बता सकते हो लास्ट के एलिमेंट्स क्या है? मरकरी तो है सबसे लास्ट में, डी टाइप। उससे पहले क्या है? प्लैटिनम, देन गोल्ड। गोल्ड, प्लैटिनम, मरकरी। गोल्ड, प्लैटिनम, मरकरी, इसको दिमाग में डाल लेना, सारे एक्सपेंसिव है तीनों। गोल्ड, प्लैटिनम एंड मरकरी। इन तीनों एलिमेंट्स के अगर 5D सीरीज से कहीं क्वेश्चन आता है तो इन 3 एलिमेंट से क्वेश्चन आए। तो ये 3 एलिमेंट्स आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और सिंबल बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में होना चाहिए। बाकी आप कुछ ना पढ़ो, लैंथनम, हॉफनियम कुछ ना पढ़ो, इरिडियम ठीक कुछ ना पढ़ो, लेकिन आपको गोल्ड, प्लैटिनम एंड मरकरी ये आपको पता होना चाहिए 5D सीरीज में। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आपको? क्लियर है? तो हमको जब 5D सीरीज पढ़नी है तो 5D सीरीज में क्या आता है? लैंथनम टू मरकरी, लैंथनम टू। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत? ले सकते हो, फोटो लेना हो या लिखना हो, जल्दी करो, जल्दी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी करना, हम लोग को थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। मेल्टिंग पॉइंट लास्ट सेक्शन था ना हम लोग का? ठीक। तो ये एलिमेंट्स आपको दिमाग में होने चाहिए पूरे। ठीक है? कैसे याद कर सकते हैं ये मैंने ट्रिक आपको बता दी है ना? हिंदी में लिख भी ली होगी आप लोगों ने, लिख ली होगी ना? इसकी बहुत सी ट्रिक्स है। और जैसे हम स्कैंडियम से बात करते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो अब यहां पर कुछ इस तरीके से एक मैंने और ट्रिक देखी थी परसों नरसों। एक तो मैंने ये बताया था साइंस टीचर वेरी क्रेजी, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जानता। एक है सुनो तेरी वाली कार, सुनो तेरी वाली कार में फिर से कोई ना कोई जाएगा। सुनो तेरी वाली कार में, सुनो तेरी वाली कार में फिर से कोई ना कोई जाएगा। तो ये भी ट्रिक आप देख सकते हो एक बार। ठीक है ना? क्लियर बात? अब जैसे दूसरा है हमारा यूटेरियम, है ना? यूटेरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूदियम, रोडियम, पैरेडियम, सिल्वर, कैडमियम। क्लियर बात? इतनी बात क्लियर है? तो यहां पर यादव, जलाल, नवाब, मोहम्मद एक रो रहे पड़े आज सड़क पर। क्लियर है इतनी बात? इसको इस तरीके से आप देख सकते हो।
ये दो आपको सीरीज बिल्कुल एलिमेंट्स पूरे नीट एंड क्लियर दिमाग में होने चाहिए, सिंबल्स भी किसकी क्या पोजीशन है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, क्या ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, हमने बताया था डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बेसिकली ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये मैंने बताया ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ट्रांजिशन का मतलब क्या था, ट्रांजिशन का मतलब क्या था कि ट्रांजिशन मेटल्स वही होंगे, देखो ये D1 to 10 इलेक्ट्रॉन तक भरे जा रहे हैं, क्योंकि D की हमारी कितनी ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है। क्लियर, हमने ये बता दिया था तीन हमारी कैसी हैं, नॉन एक्सियल DXY, DYZ और DZX। क्लियर इतनी बात, और दो एक्सियल है DX² माइनस Y² और DZ²। इतनी बात क्लियर है, दो हमारी एक्सियल है, तीन हमारी नॉन एक्सियल है, कोई दिक्कत। अब यहां पर D1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो अगर मैंने सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें भर दिए, 10 की 10 मैंने इलेक्ट्रॉन्स इसमें भर दिए, तो फिर क्या होगा, यहां पर कोई ट्रांजिशन का मतलब नहीं होगा। तो ट्रांजिशन तब होता है जब कोई ना कोई आपको इस कमरे से दूसरे कमरे में जाना हो, ये ट्रांजिशन ही तो करोगे आप, या यहां से आपके 2 फ्लोर है, तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में आपको जाना है, तो ऊपर वाला फ्लोर खाली होना चाहिए तभी तो आप जाओगे। जब ऊपर वाला फ्लोर खाली नहीं होगा तो आप जाओगे क्या, तो जाओगे नहीं, मतलब भरा है तो आप जाओगे नहीं, जाओगे नहीं तो वापस आओगे नहीं, तो मतलब ये ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक्सियल एंड नॉन एक्सियल जो ऑर्बिटल्स है, एक्सियल एंड नॉन एक्सियल जो ऑर्बिटल्स हैं वो हमारी कैसी हो रही है, ये हमारी कैसी हुई, हमने ले लिया था इसको एक्सियल है ना, EG और T2G ले लिया था हमने, T2G का मतलब ट्रिपली जनरेट, EG का मतलब डबली जनरेट, ठीक है। मतलब इसका ज्यादा दिमाग मत सोचो, हम कोऑर्डिनेशन में देखेंगे तो देख लेंगे वहां पर, क्योंकि वहां पर हमें सारी चीज देखनी है डिटेल में, डबली जनरेट एंड ट्रिपली जनरेट के बारे में, ठीक है। तो यहां पर d ऑर्बिटल्स हमारी नॉन एक्सियल एक्सियल इस फॉर्मेट में टूट जाती है। जब ये कंप्लीटली हमारी फिल्ड हो गई, कंप्लीटली फिल्ड हो गई, तो ये ट्रांजिशन होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन अगर D9 तक है, क्या है, D9 तक है, D9 तक अगर होगा तो यहां पर ये ट्रांजिशन हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन। सो अप टू D1 to D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 and D9 they are all called transition elements, but D10 electronic configuration is not called a transition elements, they simply calls D block elements। तो सिंपली क्या कहलाते हैं, D block elements, क्योंकि उसमें ट्रांजिशन नहीं होता है। तो कौन कौन से हो गए वो, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और मरकरी हो गया। कौन कौन हो गया, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया। अब इसमें ट्रांजिशन नहीं हो रहा, तो ट्रांजिशन नहीं होगा तो ये हमारे कलर्ड कंपाउंड्स में नहीं होते हैं। ये एलिमेंट्स किसी और के साथ मिलकर कोई भी कलर कंपाउंड्स नहीं फॉर्म करते हैं, क्योंकि यहां पर ट्रांजिशन नहीं होता। इतनी बात क्लियर है, क्लियर इतनी बात। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट दे आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन बहुत आता है, व्हाई जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और बल्कि ये डी ब्लॉक में होते हैं। तो आपको क्या बताना है, बिकॉज दे आर कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, सो देयर इज नो एनी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, सो दे वर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इतनी बात क्लियर है। शार्प शब्दों में सही चीज हमको लिखनी है आंसर्स में, वो मेन टारगेट हो, फालतू की चीज मत लिखना, क्योंकि आपके आंसर्स में फालतू की चीजें ज्यादा मिल जाती हैं। ठीक है, हटा दें इसको। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे आते हैं प्रॉपर्टीज पे। देखो ये जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनका काम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा काम है ना। ये आपको बताइए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो आज हम कुछ चीजें फैक्ट्स पढ़ेंगे इसके, हमें इसकी जनरल प्रॉपर्टीज देखनी है। सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टीज, इसकी 3 चीजें पढ़ेंगे हम लोग। क्या क्या, अगर कोई एलिमेंट्स कोई कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जनरल प्रॉपर्टीज, दूसरी चीज फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकली अपीयरेंस कैसा है उसका,
ठीक है, सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट, फलाना ढिमकाना, इस तरीके से चीजें हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जो भी एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो किसी अदर केमिकल के साथ रिएक्शन करके किस तरीके से बिहेवियर शो करेगा, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। समझे बात? मतलब इसका फिजिकल नेचर अलग है, ये एलिमेंट है, इसका फिजिकल नेचर अलग है। अब ये उसके साथ किस तरीके से बॉन्डिंग बना रहा है, ये इसके साथ किस तरीके से बॉन्डिंग बना रहा है, जब बॉन्ड बन रहे हैं तब उसका केमिकल नेचर शो हो रहा है। समझे बात? तब उसका केमिकल नेचर दिख रहा है। फिजिकली अपीयरेंस से हम केवल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जब हम उसकी किसी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब हम उसके, अगर हम नॉर्मली इसके बारे में बात कर रहे थे नाइट के बारे में, तो यहां पर उसका बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। समझे बात? तो उसका केमिकल नेचर पता चलेगा, हमें केमिकल बिहेवियर पता चलेगा, एसिडिक है, बेसिक है, फलाना है, ढिमकाना है, कैसा है। समझे बात कि नहीं? क्लियर है? तो यहां पर हम ये चीजें देखेंगे और फिर हम कुछ एक्स्ट्रा में पढ़ लेते हैं, इसके यूजेस क्या क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, वही बात आ जाता है। एप्लीकेशन यूजेस एक ही चीज में, तो इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसके यूजेस क्या है, तो चार चीजें हम जनरली पढ़ लेते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब यहां पर जनरल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने क्या बताया था? अगर मैं अबव के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखूं, क्या बताया था मैंने? 1s2। अगर मैं 30 एलिमेंट को भरूं, 30 इलेक्ट्रॉन्स को भरूं, ठीक है, मतलब हम बात कर रहे हैं जिंक की, 30 तक तो पता होगा, हाँ, थोड़ा और आगे पढ़ लेना, यहां तक कर लेना, क्रिप्टन तक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन तक कर लेना आप लोग। क्लियर? तो हम जिंक को जरा भर लो, तो जिंक को भर लोगे तो आप सारे भर सकते हो फिर, है ना? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 आ जाता है, फिर 3d10। ये सब 11 की चीजें हैं कि 1p क्यों नहीं होता है, 1d क्यों नहीं होता है, ये सब बता चुका हूं। जो आपने जो 11 में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जिन लोगों ने हमसे पढ़ा है वो लोग भी ना कटवा रहे हैं। क्लियर है ना बात? तो ये हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना तो याद कर लो आप लोग 3D के अंदर, ठीक है? बाकी फिर आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है? तो अब यहां पर मैं देखूं जरा, हम किसी की भी बात कर ले रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? 3D सीरीज की। किसकी बात कर रहे हैं? 3D सीरीज की। जब हम 4D सीरीज में आएंगे, 4D में आएंगे, तो 4D में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5s2 4d10। लास्ट की बात कर रहे हैं कैडमियम की, ये हो जाएगा कैडमियम का। समझे बात? फिर हम मरकरी की बात कर ले रहे हैं, तो मरकरी में क्या आ जाएगा? 6s2 5d10। समझे बात? तो अगर ये तो मैंने लास्ट एलिमेंट को देख लिया, यहां पर शुरुआत के एलिमेंट्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? जनरली क्या बनेगा इसका? क्या बनेगा? सबसे पहले n जो है, n पर s पहले आ रहा है, s पहले आ रहा है, फिर d, क्योंकि s ब्लॉक पहले है, ये 4s आ गया, क्योंकि 1s 2s 3s 4s, तो 4s पहले आता है, फिर 3d आ रहा है, तो 4s पहले भरा जाएगा, फिर 3d भरा जाएगा। सेम ऐसे यहां 5s पहले आ रहा है, फिर 4d भरा जाएगा, फिर 6s पहले आ रहा है, फिर 5d भरा जाएगा, फिर यहां 7s आ रहा है, ये 6d भरा जाएगा। समझे बात? तो इसको तो देख लो कम से कम, जो दिया गया है इसको डिट्टो आपको देखना है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा इसका? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? क्या बनेगा? ns 1 से 2, कुछ भी हो सकता है, 1 से 2। क्लियर? फिर क्या होगा? n-1, क्योंकि ये एक कम है, कितना? d2 1 to 10, d1 to 10। तो ये हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। ये पहली प्रॉपर्टी है जनरल प्रॉपर्टीज। क्लियर? इतनी बात क्लियर होगी? नोट कर सकते हो आप लोग, नोट करना हो नोट कर लो, फोटो लेना हो फोटो ले लो। ठीक है, हटा दे। हो गया? अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने? दूसरी प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी थी?
एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज पढ़ा तुमने? हाँ, एटॉमिक साइज जरा देख लो, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज जरा देख रहे हैं आप। एटॉमिक साइज को हम जनरली ट्रेंड देखें, जनरल ट्रेंड देखें हम 3D सीरीज में या 4D में या 5D में, क्या ट्रेंड है? एक सीरीज को देख लेते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। समझे बात? ठीक है, यहां पर देख लेते हैं हम क्या हो गया, ये जिंक। क्लियर? तो लेफ्ट टू राइट, हमारा लेफ्ट टू राइट क्या होता है पीरियड में? एटॉमिक साइज डिक्रीज। व्हाई? Why? Because Z effective increases, effective nuclear charge increases। हमने आपको Z effective बता दिया है, उसकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, 11th का पार्ट है, ठीक है? तो Z effective बढ़ रहा है, effective nuclear charge बढ़ रहा है। यहाँ पर दो चीजें काम करती हैं, दो चीजें काम करेंगी हर चीज में, दो चीजें। इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, 11th का सेक्शन है। सबसे पहली चीज Z effective, जो कि मैंने बता दी है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग एक ही बात है, स्क्रीनिंग और शील्डिंग एक ही बात। तो अगर ध्यान देना यहां पर, अगर Z इफेक्टिव काम कर रहा है ज्यादा ज्यादा कंपेयर टू स्क्रीनिंग, दिमाग में डालना है कुछ चीजें। Z इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियर चार्ज काम कर रहा है ज्यादा कंपेयर टू स्क्रीनिंग। ये न्यूक्लियस है, ये शेल, ये न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम कर रहा है ज्यादा ऑन इलेक्ट्रॉन्स, और शील्डिंग का काम करता है, शील्डिंग करता है ये शीट, ये इलेक्ट्रॉन्स की प्लेट है, ये इलेक्ट्रॉन ये आपस में क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। दैट इज द वर्क ऑफ, मेन वर्क ऑफ शील्डिंग, शील्ड कर रहे हैं ये इसको अट्रैक्ट नहीं होने दे रहे। तो अगर Z इफेक्टिव डोमिनेटेड है एज कंपेयर टू शील्डिंग, साइज क्या होगा वहां पर? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। क्यों? Z इफेक्टिव इंक्रीज है, शील्डिंग कम, साइज क्या हो रहा है? छोटा। साइज क्या हो रहा है? समझे बात? समझे बात? ये न्यूक्लियर, अब हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप लोग आपस में रिपेल नहीं कर पा रहे इतना, तो सब लोग आओगे पास। क्लियर है बात? अगर शील्डिंग डोमिनेटेड हो गया एज कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो वो साइज बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट समझना यहां पर, यहीं से यहां पर अगर ब्लर हुए, दो तीन क्वेश्चन आप नीट में भी मिस कर सकते हो, मेंस में भी मिस कर सकते हो, बोर्ड में तो करोगे ही करोगे, क्योंकि हर एक चीज से लिंक्ड अप होती हैं सारी चीजें, तो दिमाग में डालना कुछ चीजें। तो ये दो कॉन्सेप्ट से आप पूरी की पूरी जनरल प्रॉपर्टीज आप निपटा सकते हो, चाहे वो हमारा एटॉमिक साइज हो, चाहे हमारा फिर वो आयनेशन एंथैल्पी हो, ऑक्सीडेशन स्टेट तक। तो चीजें थोड़ा ध्यान से समझना। क्लियर हुई बात? इतनी बात क्लियर है? अब जरा देखना, अब जरा देखना, ये चीजें हमने पढ़ा दी है तो थोड़ा सा लग रहा है आपको, है ना? लेकिन जो लोग ब्लर हो गए, बिल्कुल ब्लैंक है 11th में, तो उनका कुछ नहीं होता है, मैंने रिवाइज करा दिया आप लोगों। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना जरा। स्कैंडियम से मैग्नीज तक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स खाली है, इलेक्ट्रॉन्स हमें फेंके भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। स्कैंडियम फेंका, एक भर गया, क्या हो गया? 4s2 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3d5 तक क्या हो गया? साइज क्या हो रहा है यहां पर? डिक्रीज, डिक्रीज। समझे बात? साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज, यहां तक साइज डिक्रीज। ठीक, अब यहां पर साइज, जैसे मैंने छठवां इलेक्ट्रॉन फेंका, क्या हो गया? 3d6 3d6। यहां ध्यान से ना, ये हमारी d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मैग्नीज का ये बन गया 3d5। छठवां इलेक्ट्रॉन फेंका, एक टर्म आएगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या है टर्म? इंटर इलेक्ट्रॉनिक, देखो सो रहा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या नाम आएगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से साइज क्या हो रहा है? नॉट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहां पर क्या है? ज्यादा। तो फिर क्या हो रहा है? दोनों लोग इक्वलाइज हो रहे हैं, दोनों लोग क्या हो रहे हैं? इक्वलाइज।
तो यहां से यहां साइज तो क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज, यहां से यहां साइज हो गया कांस्टेंट, दोनों की पावर बराबर। समझे बात? क्लियर है बात? क्लियर है? यहां पर दोनों की साइज बराबर, निकलता फेकोनी। क्लियर है बात? फिर कॉपर और जिंक का साइज क्या होगा? मैंने बताया था जिंक का साइज बड़ा होता है, बताया था जिंक का साइज, तो ऑब्वियस कॉपर का छोटा होगा। यहां से यहां साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, यहां से यहां की साइज क्या हो गई। यही ट्रेंड काम करेगा मोस्ट ऑफ सभी में, 3D 4D 5D 6D हमको पढ़ना नहीं है क्योंकि वो हमारे क्या है, रेडिएटिव एलिमेंट्स। समझे? क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है? कुछ चीजें नहीं बदली होंगी इस बार, कुछ चीजें नहीं बदली। हाँ फेकोनी, हाँ लगभग कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हो कांस्टेंट, एक टर्म आता है कांस्टेंट, यहाँ पर बढ़ेगा घटेगा नहीं। अब जरा देखना यहाँ ध्यान से, यहाँ डिक्रीज हो रहा है साइज, यहाँ कांस्टेंट, यहाँ बढ़ रहा, यहाँ डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि z इफेक्टिव बढ़ रहा है। समझे बात? यहां पर कांस्टेंट क्यों? क्योंकि z इफेक्टिव और शील्डिंग दोनों बराबर है। समझे? और यहां पर साइज इंक्रीज का मतलब क्या है, शील्डिंग डोमिनेटेड कर गया, शील्डिंग डोमिनेटेड कर गया एज कंपेयर टू दैट, क्योंकि 10 की 10 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो गए ना, तो वो तो बढ़ा ही देंगे कुछ ना कुछ साइज। 2 का नहीं करेगा, चलो इसका नहीं कर रहा है, इसमें पेयर अप नहीं। अब जब 10 भर जाएंगे तो इसका तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो बढ़ेगा, बस वही प्रभाव जिंक में पड़ा, बस इतनी बात क्लियर है, वही प्रभाव पड़ा। इतनी बात क्लियर है? एटॉमिक साइज अच्छे से क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं 3D 4D 5D में अप टू डाउन, 3D 4D 5D में अप टू डाउन क्या होगा, इसको नोट कर लिया आपने पीरियड? 3D 4D 5D में अप टू डाउन, वैसे ग्रुप में क्या होता है अप टू डाउन? इंक्रीज होता है, इंक्रीज बिल्कुल इंक्रीज होगा ये। 5D में क्या होगा, कौन कूद के आ गए, 4F के एलिमेंट्स, डाकू आ गए, डाकू F से 14 डाकू एक साथ, तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, जिस हिसाब, नॉट डिक्रीज, यहां पर कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट टर्म बोल सकते हो। यहां पर अगर वैसे आपको बोलना है 3D 4D 5D में, वैसे तो ये हमारा क्या जाएगा, इंक्रीजिंग में जाना चाहिए साइज, समझे, इंक्रीजिंग में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या हो जाता है, नियर अबाउट सिमिलर, नियर अबाउट सिमिलर। दिमाग में डाले ना चीजें, ये जब डाले ना दिमाग में, क्यों क्यों लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्यों, रीजन क्या है, रीजन पता होनी चाहिए, बिकॉज पता होनी चाहिए, बिकॉज क्या है, बिकॉज ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है इतनी बात? क्लियर, समझे? ठीक है, अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट। कुछ मेल्टिंग पॉइंट का सेक्शन कंप्लीट करना था हम लोग को, यहाँ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है सर। क्रोमियम और मैंगनीज की बात करें तो दोनों सिमिलर होंगे, क्रोमियम और मैंगनीज, देखो यहां पर इन दोनों की बात करें तो साइज इनमें से थोड़ा सा सिमिलर बोल सकते हो, क्योंकि ये अनपेयर्ड है, ये यहां पर 4s2 पेयर्ड हो जाएगा, ठीक है, तो लगभग बोल सकते हो सिमिलर, थोड़ा सा अंतर होगा, थोड़ा सा, ठीक है। कॉपर जो कांस्टेंट है, आयरन कोबाल्ट और निकल, इनसे बड़ा होगा कॉपर का साइज? हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगा, हाँ इसमें बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर बात, हटा दे। ज्यादा अंतर नहीं होगा यहाँ पर, एटॉमिक साइज में ज्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन आपसे ट्रेंड पूछेंगे फेकोनी में, मतलब आयरन कोबाल्ट और निकल में इसका ट्रेंड आता है, तो इसका ट्रेंड आप सिमिलर डाल दोगे, ठीक है, सिमिलर डाल दोगे।
फिर अगर ट्रेंड आता, क्योंकि पूरी पीरियड तो लेंगे नहीं आपसे, पूरी पीरियड, अगर पूरी पीरियड ली तो डिट्टो यही छाप देना, पूरी पीरियड ली तो डिट्टो यही छाप देना, नियर अबाउट एंड दैट। क्लियर बात, कोई दिक्कत? ठीक। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट के लिए मैंने एक टर्म बताया था पहले, वो टर्म क्या था? मैंने बताया था बॉन्डिंग फोर्स। क्या बताया था? इसमें बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है। मेल्ट का मतलब क्या होता है? मेल्ट का मतलब व्हाट इज मेल्ट? मेल्ट एक प्रोसेस है, मेल्ट एक प्रोसेस है। टेम्परेचर क्या? व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर की कोई डेफिनेशन बताएगा? व्हाट इज टेम्परेचर? सर वो हीट होती है जितने तो मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, किसी और फेज में चला जाए, जो अपना स्टेट बदल ले, स्टेट बदल ले, तो जो मतलब हीट उसको प्रोवाइड करेंगे उसको हीट प्रोवाइड करेंगे और स्टेट बदल दे, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड। तो वो दो टाइप की हीट पड़ी होगी, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। जो हीट चेंज कर देती है वो लेटेंट हीट बोल देते हैं उसको। फिर तो टेम्परेचर कहाँ है? व्हाट इज टेम्परेचर? 12th में आ गए आप लोग, 10th वाले बच्चों को पता है टेम्परेचर क्या होती है? टेम्परेचर की स्केल है। क्या है? स्केल है। अगर कम है उसका डिग्री तो वो लेस बताता है, और ज्यादा है तो मोर बताता है। तो बताता क्या है टेम्परेचर? टेम्परेचर इज अ स्केल व्हिच हेल्प्स टू मेजर डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। दैट्स इट। क्या बता रहा है? टेम्परेचर इज अ स्केल व्हिच हेल्प्स टू मेजर डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। समझे बात? तो ये तो दिमाग में शार्प होनी चाहिए। बार बार भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से। हो चुका बार बार आप लोगों को? पूछ सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपकी बैंड बजा सकती हैं, मार्क्स 2-3 नंबर हिला सकती है इधर उधर। बेसिक चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। व्हाट इज मास? फिजिक्स का टर्म पूछ लेंगे फिजिक्स वाले। व्हाट इज मास? ब्लैंक। व्हाट इज टाइम? ब्लैंक। टाइम इज एन एक्शन। टाइम एक्शन हो गया। फिर मतलब अगर एक्शन करो ना तो टाइम नहीं होगा। हाँ? नो एक्शन नो टाइम, सब पॉज में बिल्कुल। ठीक है, हम अगर 2 मिनट क्लियर हो जाते हैं, कोई एक्शन नहीं कर रहे तो मतलब टाइम रुक जाएगा। क्या बताओगे फिर? मास इज द वेट। मास इज वेट। तो फिर मास क्यों बोल रहे हैं? वेटिंग बोलो मास को। किसी मेटल में वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। मास इज द मटेरियल ऑफ ए बॉडी। सिंपल चीज। मास क्या है? मटेरियल। जो चौक है इसका मटेरियल, दैट इज मास। अब इस मटेरियल पे कितनी ग्रेविटी लग रही है, दैट इज वेट। वेट इज इक्वल्स टू m into z। वेट इज अ फोर्स। वेट इज नॉट कैलकुलेटेड इन ग्राम, किलोग्राम। मास कैलकुलेटेड इन ग्राम एंड किलोग्राम। वेट को कभी किलोग्राम में अगर तौल रहे हो या बता रहे हो तो आप बेवकूफ हो गए। न्यूटन में आता है, बिकॉज इट इज अ फोर्स। हम वेट तौलते हैं, दैट इज m into g। g क्या है? a। that is a, m into a. what is m into a? third law of motion, f equal to ma। कुछ तो दिमाग में डला होना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फिर a की जगह तो g लगा है, क्या ब्लैंक क्यों हुए? कुछ तो पता होना चाहिए। फिर डिफरेंस ये पता, बच्चों को हम बताते थे 9th 10th क्लास में। ये कंफ्यूजन आगे ना हो, हमें पता है आप लोगों की कंफ्यूजन रहेगी क्योंकि टीचर्स नहीं बताते हैं। ये बिल्कुल श्योर है, मुझे पता है, तभी ये स्थिति है आप लोगों की। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या है? 2 एटम आपस में जुड़े हो सही से, ठीक है, जुड़े हो बहुत अच्छे से। आपको पता है हीट ऑफ एटमाइजेशन, थर्मोडायनामिक्स में वर्ड सुना है, हीट ऑफ एटमाइजेशन। व्हाट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन? The amount of energy required to make any species into its atomic form। अगर ये Cl2 है, ये Cl2 है, इसको हीट देकर हम
2 Cl में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, दैट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन, एटम में कन्वर्ट करना। क्लियर है बात? गैस का मतलब क्या है? गैसियस इंडिविजुअल एटम, वर्ड सुना है कहीं? आयनेशन एंथैल्पी में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, आइसोलेटेड गैसियस एटम। गैस का टर्म कहीं एटम से लिंक हो रहा है। यहां पर जब हम बात करते हैं मेल्टिंग या कहीं तोड़ने की, मेल्टिंग या बॉइलिंग का मतलब क्या है? हम कुछ ना कुछ बॉन्ड तोड़ रहे हैं वहां पर हीट देकर, ठीक है। तो यहां पर जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी इनमें उतना अच्छा मेल्टिंग पॉइंट होगा, दैट्स इट। समझे बात की? क्योंकि हमको उतनी ही हीट देनी पड़ेगी। जैसे आप लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी है, ठीक है, ये पीछे वाला दिक्कत में है आप लोगों की दोस्ती से, ठीक है, मान लो दिक्कत में है, उसको सीरियस मत लो, मान लो दिक्कत में है, ठीक है, वो भी दिक्कत में है, ठीक है, दोनों दिक्कत में है पीछे वाले। अब वो क्या करेंगे? मिलके, वो दोनों मिलके एनर्जी लगा रहे हैं आप लोग की बॉन्डिंग तोड़ देंगे, तब भी नहीं टूट रही। नाहिद भी आ गया, 3 लोग लग गए, तब भी नहीं टूट रही। ये लोग ये आ गए, आ रहे, मतलब अब कितनी ज्यादा बॉन्डिंग अच्छी है तभी तो इतने लोगों की जरूरत पड़ रही है, तभी उतनी हीट की जरूरत पड़ रही है, मतलब उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है। समझे बात? क्लियर है बात? अब यहां पर ध्यान से देखो, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों सॉफ्ट होते हैं, नेचर यहां समझना है, ठीक है। वहां पर हमने पिछली क्लास में अलग तरीके से बताया था, वो भी अच्छा था, ये और अच्छा लगेगा। देखो शायद तुम लोग तीसरी बार पढ़ो तो तीसरी बार और अच्छा लगेगा। यहाँ पर हर बार वेरिएशन मिलेंगे तुमको। पिछली बार हमने 4 बार रिवीजन कराया था हम लोगों का 12th का, 4 बार अलग अलग था। तुम लोग ने शायद 2 बार लिया था, हम लोग 11th में लिया था, पता ही नहीं, कुछ याद ही नहीं रहता, कुछ पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा। देखो इधर देखो, जब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ज्यादा है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इसमें जब मैं इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल सकते हैं ज्यादा, मिल सकते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा। यस, मतलब हमारे अगर 5 हाथ हो जाए इसकी तरीके से, 5 हाथ हो जाए तो 5 बॉन्ड, तो अगर मैंने किसी को पकड़ा छुटाना मुश्किल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अगर मैंने 5 हाथ से किसी को पकड़ा, अगर मैंने एक हाथ से नाहिद को पकड़ा, आप लोग छुटा ले जाओगे। अगर मैंने 5 हाथ से पकड़ लिया तो फिर क्या हो जाएगा? नहीं टूट पाएगा। मतलब यहां पर क्या है? इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग अच्छी, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग अच्छी। 5 हाथ, दूसरे के भी 5 हाथ, तीसरे के आपस में जुड़े हैं बहुत अच्छी तरीके से, मतलब मेल्टिंग पॉइंट जाता है, ठीक। अगर ये पेयर्ड अप होते जा रहे हैं, 2 हाथ बचे, 3 बचे, 4 बचे, आइडिया लग रहा है? हाथ कम कर रहे हैं, पेयर्ड अप करना है, मतलब वहां पर क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा। लग रहा है दिमाग? लग रहा? तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका पहुंच रहा था? क्रोमियम का। क्यों? क्योंकि यहां पर 4s1 और 3d5 था। 6 हाथ, 6 हाथ से पकड़ा मैंने नाहिद को, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। या तो नाहिद की बैट बजेगी, क्योंकि सामने वाला अगर स्ट्रांग हो गया, 10 लोग लग गए, थोड़ा ना आधा उधर आधा मेरे पास है, जस्ट इमेजिन। क्लियर है बात की नहीं? तो यहां पर हमारे 6 हाथ हो गए, तो बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसकी जा रही थी? क्रोमियम की। वहां पर 4D में बताओ, यूटेरियम, सिर्कोनियम, न्यूमियम, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम की, और फिर टंगस्टन भी, टंगस्टन भी। समझ रहे हो? क्लियर है बात? यहां से क्लियर है कॉन्सेप्ट? समझ में आ रही बात की नहीं? तो लिख सकते हो, अगर कुछ लिखना हो लिख लो, मेल्टिंग पॉइंट में लिख लो, मेल्टिंग पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन, लिख लो इसमें, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन, melting points of d block elements and transition elements depends on
interatomic bonding, depends on interatomic bonding. Melting points of d block elements, मैं बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, melting points of d block elements and transition elements depends on interatomic bonding. किस पे डिपेंड हो रही है? Interatomic bonding पे. इतनी बात क्लियर है? सर इसमें कोई गैसियस स्टेट में भी होता है? The more number of unpaired electrons, लिख लो, आगे लिखो, मामला आगे. The more number of unpaired electrons result more stronger bonding between atoms. ठीक है? For this we required large number of heat energy results high melting point. इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ, आप पूछो नीरज, क्या बात है? सर मैं पूछा था इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मतलब कोई गैसियस फॉर्म में भी होता है? गैसियस तो नहीं होता, लिक्विड होता है मरकरी. गैसियस तो कुछ नहीं होता. मेटल्स गैसियस में नहीं होते हैं. ठीक है, मेटल्स का गैसियस नहीं सुना होगा. नॉन मेटल्स होते हैं. नॉन मेटल्स आयोडीन सॉलिड भी आ जाता है, ब्रोमीन लिक्विड है, बाकी गैसियस हैं सारे. ठीक है, नोबल गैसेस सारी गैसेस होती है. वो ना ही लिक्विड होती है ना ही. क्यों? क्योंकि नोबल गैस किसी से रिएक्ट ही नहीं करती, बॉन्डिंग ही नहीं करेगी तो अकेली रहेगी. सेम कॉन्सेप्ट है भाई. जितनी ज्यादा बॉन्डिंग, अच्छी बॉन्डिंग, थोड़ी बॉन्डिंग हो रही लिक्विड में पहुंचेगी, ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग सॉलिड में और अच्छी हो रही तो हाईली डेंस सॉलिड. है ना? यही क्लियर हो गया पूरा दिमाग का? क्लियर है ना पूरा कॉन्सेप्ट? अब देखो यहां ध्यान से, जो मैंने ग्राफ देखे थे, क्या था? मैंने क्या बताया?